आज हम यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की तरह ही आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म की भांति ही यथार्थवाद रियलिज्म की जड़ें प्राचीन यूनान में विद्यमान थी। इसकी उत्पत्ति के दो कारण माने जाते हैं। इसका पहला जो उत्पत्ति का कारण है वह यह है कि प्राचीन और मध्यकालीन जो आदर्शवादी विचारधारा था वह पूर्ण रूप से वह आदर्श विहीन हो चुका था, वह खोखली हो चुका था। उसके आदर्श जो थे वर्तमान जीवन के लिए महत्वहीन बन चुके थे। इसकी उत्पत्ति के दूसरा कारण जो माना जाता है वह मानवतावाद का जो उद्भव हुआ और सुधारवाद का विकास के परिणाम स्वरूप मानव की जो बुद्धि थी एवं विवेक थी वह आस्था इस बुद्धि और विवेक में रखने लगी थी। उसके इस विश्वास को और अधिक सुदृढ़ता तब मिला जब विज्ञान का विकास हुआ। वैज्ञानिकता के विकास के फलस्वरूप यथार्थवाद के जन्म उद्भव होने में ज्यादा सहयोग मिला, जब मानव का जो विचार था वह वैज्ञानिकता के प्रभाव में आने लगा और इस प्रकार से धीरे धीरे उनके अंदर जो संकीर्णता था, अंधविश्वास था, उसका नाश होने लगा और संसार के वास्तविक एवं यथार्थ होने में जो संदेह था वह जाता रहा। मनुष्य के पारलौकिक जो आदर्श हैं उसका परित्याग मानव करने लगा और मानवतावादी आदर्शों को ग्रहण करने के लिए मानव क्रियाशील हो उठा। इस प्रकार से मानवीय गुणों एवं मानव की आवश्यकताओं पर जब जोर दिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप यथार्थवाद का जन्म हुआ। यह प्रयोगवाद प्रैग्मेटिज्म की तरह ही यथार्थ को अनुभव में स्वीकार करता मानता है। यह मानता है कि हमारे जो अनुभव हैं वह स्वतंत्र न होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करते हैं। अनुभव तो बाह्य जगत से प्रभावित होता है, अतः बाह्य जगत की सत्ता का ज्ञान परम आवश्यक है। अब हम इसके अर्थ को चलते हैं और परिभाषा को। तो रियलिज्म जो शब्द की उत्पत्ति है, जो रियल शब्द है वह ग्रीक भाषा के रेस RES से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है वस्तु। अतः यह वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार जगत की वस्तुएं यथार्थ हैं, अर्थात जो कुछ हमारे सामने है या दिखाई देता है वही सत्य है। अब हम इसकी परिभाषाओं पर चलते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने यथार्थवाद की परिभाषा देते हुए बताया है, यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वो हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। यह कथन किसका था? स्वामी रामतीर्थ का। अब हम दूसरे विचारक पर चलते हैं। पश्चिमी विचारक बटलर महोदय का मत है, यथार्थवाद इस संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो हमने इसके परिभाषाओं को देखा और परिभाषा से पहले अर्थ को देखा। अब हम यथार्थवाद के रूप पर चलते हैं। यथार्थवाद के निम्नलिखित रूप हैं: मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावादी यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। हम इस स्वरूपों का बाद में आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं सिद्धांत पर। सिद्धांत क्या है? यथार्थवाद का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, प्रत्यक्ष माने जो दिखाई दे रहा है। दूसरा है ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, यह ज्ञान के द्वार हैं। तीसरा है
आदर्शवाद का विरोध। चौथा है अवयव का सिद्धांत। पांचवा है प्रयोग पर बल। छठा है भावुकता और कल्पना का कोई स्थान नहीं। सातवां है सत्य ज्ञान के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक। आठवां है जगत में नियमितता। नौवां है पारलौकिकता में विश्वास नहीं। दसवां है मानव के व्यवहारिक जीवन का महत्व। इस प्रकार से हमने इसके सिद्धांत को देखा। अब हम इसके उद्देश्य पर चलते हैं। इनका उद्देश्य है वास्तविक जीवन की तैयारी कराना। दूसरा है शारीरिक विकास पर बल देना। तीसरा है जीवन को सुखमय बनाना। चौथा है इंद्रिय प्रशिक्षण। पांचवा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। छठा है नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक विकास के साथ व्यवसायिक उन्नति कराना। सातवां है प्राकृतिक प्रवृत्तियों और क्रियाओं का स्वतंत्र रूप से विकास करना। अब हम शिक्षा में जो यथार्थवाद के रूप है उसका प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। शिक्षा में जो शिक्षण कार्य होता है उसमें यथार्थवाद के विभिन्न रूपों का क्या प्रभाव पड़ा इस पर बताने जा रहे हैं। तो शिक्षा का पहला जो रूप है उसका नाम है मानवतावादी यथार्थवाद। इनका ऐसा विश्वास है, इन विचारकों का ऐसा मत है कि संसार के जो समस्त ज्ञान है वह रोमन और यूनानी साहित्य में उपलब्ध है। इन्हीं के ज्ञान से संसार के लोगों का ज्ञान पूर्ण होगा, दूसरा कोई और साधन नहीं है। इस विचारकों में ऐसा मत है कि अगर संसार की कोई भी कला का आपको ज्ञान कराना हो तो रोमन साहित्य और यूनानी साहित्य का ज्ञान करना आवश्यक है, और उन्होंने उच्च वर्ग को ज्यादा प्राथमिकता दिया है। तो इसके विचार के जो समर्थक हैं उनके नाम है इरेस्मस, जिनका कार्यकाल 1446 से लेकर के 1536 ईस्वी रहा है। दूसरा है रैगले, जो 1483 से लेकर के 1553 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। और नेक्स्ट है मिल्टन महोदय, जिनका कार्यकाल 1608 ईस्वी से 1674 ईस्वी रहा है। और दूसरा है सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद का ऐसा विश्वास है, जिस प्रकार मानवतावादी यथार्थवाद का विश्वास था कि मानव जीवन को सुखमय बनाइए, उसी प्रकार सामाजिक यथार्थवाद का ऐसा विश्वास है कि मानव जीवन को सुखमय बनाना है, लेकिन साथ में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके जो विचारक हैं लॉर्ड माउंटेन, जॉन लॉक, उनका ऐसा मत है कि मानव की आवश्यकताओं और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना ही इसका उद्देश्य है। और जेएस रॉस महोदय के संबंध में ऐसा विचार है कि अगर सामाजिक यथार्थता को पूरा करना है तो हमें व्यक्ति और वस्तु के संबंध को ज्ञान कराना होगा, तभी हमारा पूरा हो पाएगा शिक्षा। अब इसका तीसरा जो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, इनके जो विचारक हैं उन्हें मूल कास्टर हैं, जिनका जीवन काल 1530 से 1611 ईस्वी रहा है। फ्रांसिस बेकन है, जिनका कार्यकाल 1562 से लेकर के 1623 ईस्वी रहा है। और राटके हैं, जिनका जीवन काल 1571 से लेकर के 1625 ईस्वी। कम्युनियस हैं, इनका जीवन काल 1592 से लेकर के 1671 ईस्वी रहा है। इनका ऐसा विचार है कि शिक्षा जो भी दिया जाए वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दिया जाए, न कि शब्द के द्वारा। शब्द का इसमें कोई स्थान नहीं है। जो भी ज्ञान दिया जाए वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दिया जाए। इस मुनरो ने ज्ञान प्राप्ति का प्राथमिक जो रूप स्वीकार किया, उन्होंने कहा है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान दिया जाना चाहिए। इन विचारकों का ऐसा मत है। अब इसमें चौथा जो रूप आता है नव यथार्थवाद। इनका ऐसा विचार है कि जो नियम है, विज्ञान के जो नियम है वह एक रूप नहीं रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार अगर नियमों में परिवर्तन हुआ, परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, तो विज्ञान के नियम भी परिवर्तनशील हो जाएंगे। तो इनका ऐसा यह विचार है। अब हम चलते हैं
यथार्थवाद में पाठ्यक्रम में विषय का क्या स्थान दिया गया है। इसमें सबसे प्रमुखतम स्थान व्यावसायिक शिक्षा को एवं विज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया है। और दूसरा जो क्रम स्थान मिला है वह दूसरे क्रम पर इतिहास, भूगोल, विधि का ज्ञान कराने या गौण स्थान माने द्वितीय स्थान पर रखा गया है। और सबसे कम गौणतम स्थान जो दिया गया है वह साहित्य का, कला का, संगीत का जो ज्ञान कराना है यह गौणतम स्थान दिया गया है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय होना चाहिए, किसका क्रम क्या है, यह बताया जा चुका। अब अगले भाग में हम इसके बारे में और बताएंगे।